नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 6 सेमेस्टर समाजशास्त्र का जो पहला पेपर है, जिसका नाम है पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, यानी भारतीय समाजशास्त्र के अग्रदूत, उसे संबंधित एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का हम लोग अध्ययन करेंगे। आपका ये जो मॉडल पेपर है कुल 3 खंड में विभाजित है। पहला खंड अ है, दूसरा खंड ब है और तीसरा खंड स है। एक एक करके यहाँ पर हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला खंड अ है। इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 50-50 शब्दों में देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, सामाजिक मूल्य का अर्थ बताइए, यानी सामाजिक मूल्य किसे कहा जाता है उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सामाजिक मूल्य वे मानक, विश्वास और आदर्श हैं जो किसी समाज के सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी सामाजिक मूल्य किसी समाज के मानक होते हैं, विश्वास होते हैं, उस समाज के आदर्श होते हैं। इस समाज में व्यवहार के दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं, जिससे उचित और अनुचित, अच्छे और बुरे की पहचान होती है। यानी जो सामाजिक मूल्य होते हैं उस समाज में दिशा निर्देश का काम करते हैं। मनुष्य उसी प्रकार से व्यवहार करता है जिस प्रकार से उसका सामाजिक मूल्य होता है। ईमानदारी, न्याय, समानता और परोपकार सामाजिक मूल्यों के प्रमुख उदाहरण हैं जो सामाजिक एकता बनाए रखते हैं। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रभु जाति क्या है, प्रभु जाति किसको कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि प्रभु जाति से तात्पर्य ऐसी जाति से है जिसका किसी क्षेत्र विशेष में आर्थिक और राजनीतिक रूप से वर्चस्व होता है। यानी किसी क्षेत्र में किसी जाति का जब आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से वर्चस्व होता है तो उस जाति को प्रभु जाति के नाम से जाना जाता है। समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार यदि किसी जाति के पास बहुत ज्यादा संख्या हो, कृषि भूमि पर उसका स्वामित्व हो और उसके पास प्रशासनिक शक्ति हो तो वह प्रभु जाति कहलाती है और स्थानीय विवादों को सुलझाने में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक पारिस्थितिकी क्या है, सामाजिक पारिस्थितिकी किसको कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सामाजिक पारिस्थितिकी का सरल अर्थ है समाज और पर्यावरण के बीच का रिश्ता। इस समाज और पर्यावरण के बीच का रिश्ता ही सामाजिक पारिस्थितिकी के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि प्रकृति में आज जो भी समस्याएं हैं, जैसे प्रदूषण है या ग्लोबल वार्मिंग है, वे असल में सामाजिक बुराइयों का नतीजा हैं। इसके जो मुख्य विचारक हैं मुरे बुकचिन, इनका मानना है कि जब इंसान समाज में एक दूसरे का शोषण करना बंद कर देगा तभी वह प्रकृति का शोषण करना बंद करेगा, अन्यथा वो बंद नहीं करेगा। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक नातेदार किसे कहते हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि प्राथमिक नातेदार वे व्यक्ति होते हैं जिनसे हमारा संबंध प्रत्यक्ष होता है। यानी जिनसे हमारा संबंध प्रत्यक्ष होता है, जिनके बीच कोई मध्यस्थ नहीं होता है, उनको प्राथमिक नातेदार के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री जीपी मॉर्डॉक के अनुसार इनकी संख्या 8 होती है। यानी प्रत्यक्ष नातेदारों की जो संख्या होती है 8 होती है और इसको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला जो प्रत्यक्ष नातेदारी है वो रक्त संबंधी है और दूसरा विवाह संबंधी है। रक्त संबंधी में माता पिता आ जाते हैं, भाई बहन आ जाते हैं, पुत्र और पुत्री आ जाते हैं और विवाह संबंध में पति और पत्नी को इसमें शामिल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संस्कृतिकरण की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो संस्कृतिकरण की 2 विशेषता आपको यहाँ पर लिखना है। पहली विशेषता है पदगत परिवर्तन। इसके माध्यम से कोई निम्न जाति का जो व्यक्ति होता है सामाजिक पदानुक्रम में, वो अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास करता है। यह केवल पद बदलता है, पूरी जाति व्यवस्था की संरचना नहीं बदलती है। यानी संस्कृतिकरण के माध्यम से सामाजिक सोपान में कोई निम्न स्तर का व्यक्ति अपने पद को सुधारने का प्रयास करता है। दूसरा है सामूहिक प्रयास। ये जो संस्कृतिकरण होता है ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि पूरी जाति या समूह के द्वारा अपनाई जाने वाली क्रिया होती है। यानी पूरे समाज के द्वारा, पूरे समूह के द्वारा जब प्रयास किया जाता है तब जाकर के संस्कृतिकरण होता है, जिसमें उच्च जातियों के आदर्शों का अनुकरण किया जाता है। तो इस संस्कृतिकरण की 2 विशेषताएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं, खंड ब देख लेते हैं। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में यहाँ पर देना है। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें दूसरा प्रश्न है, डीपी मुखर्जी ने भारत के किन सांस्कृतिक विविधताओं का उल्लेख किया है। तो डीपी मुखर्जी ने भारत के
जिन सांस्कृतिक विविधताओं का उल्लेख किया है उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि समाजशास्त्री डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाज को समझने के लिए यहाँ की सांस्कृतिक विविधताओं और परंपराओं के अध्ययन पर विशेष जोर दिया है। उनके अनुसार जो ये भारतीय संस्कृति है ये विशिष्ट होने की बजाय समग्र है, यानी भारतीय संस्कृति विशिष्ट नहीं है बल्कि समग्र है। उन्होंने सांस्कृतिक विविधताओं के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया हुआ है। इसमें पहला जो बिंदु है वो है परंपराओं का द्वंद्व, यानी हमारे यहाँ जो विविधता है ये परंपराओं के द्वंद्व से उभरा हुआ है। मुखर्जी ने बताया कि भारतीय संस्कृति में 3 प्रकार की परंपराओं का संगम है। प्राथमिक रूप से हिंदू परंपरा है, द्वितीयक रूप से मुस्लिम परंपरा है और तृतीयक रूप से पश्चिमी परंपरा को इन्होंने शामिल किया हुआ है। इन संस्कृतियों के बीच होने वाले संघर्ष और समन्वय ने ही भारतीय सामाजिक विविधता को जन्म दिया है। इन परंपराओं के द्वंद्व से ही हमारे यहाँ सामाजिक विविधता पैदा हुआ है। अब अगला बिंदु देख लेते हैं। अगला बिंदु है विविधता में एकता। इनका मानना है कि भारतीय समाज केवल विविधता का ढेर नहीं है बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के मेल से बना एक जीवंत रूप है। यहाँ संघर्षों के बाद हमेशा एक नया सांस्कृतिक संतुलन बनता है। अब अगला बिंदु देख लेते हैं परिवर्तन और अनुकूलन, यानी हमारे यहाँ जो संस्कृति है उसमें परिवर्तन होता रहता है और अनुकूलन भी होता रहता है। उन्होंने उल्लेख किया कि भारतीय संस्कृति में विविधता का आधार इसकी लचीली प्रकृति है। बाहरी प्रभाव जैसे इस्लाम का प्रभाव हो गया या पश्चिमी आधुनिकता हो गया को भारतीय समाज ने पूरी तरीके से नकारा नहीं बल्कि अपनी परंपराओं के साथ उसका अनुकूलन किया है, यानी परिवर्तन और अनुकूलन भी हमारे यहाँ विविधता की एक विशेषता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में लिखेंगे कि डीपी मुखर्जी के लिए भारतीय विविधता का अर्थ केवल अलग अलग रीति रिवाज नहीं बल्कि परंपरा और आधुनिकता के बीच चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है जिसने भारतीय समाज को एक साझा संस्कृति के रूप में विकसित किया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीएस घुरे द्वारा प्रस्तुत जाति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो जीएस घुरे ने कुल 6 विशेषता जाति की बताई है, उन्हीं विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पर अध्ययन करना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारतीय समाजशास्त्र के जनक जीएस घुरे ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया में जाति व्यवस्था की 6 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है जो इसे एक अनूठी सामाजिक संस्था बनाती हैं। एक एक करके उन विशेषताओं का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहली विशेषता है समाज का खंडात्मक विभाजन। समाज विभिन्न समूहों यानी जातियों में विभाजित है। व्यक्ति की स्थिति जन्म से निर्धारित है, न कि योग्यता या पसंद से, यानी पहली विशेषता है समाज का खंडात्मक विभाजन। दूसरी विशेषता है सोपान क्रम, यानी जातियां एक ऊंच नीच के क्रम में व्यवस्थित हैं। इस पदानुक्रम में ब्राह्मणों को सर्वोच्च और अछूत मानी जाने वाली जातियों को सबसे निम्न स्थान दिया गया है। तो दूसरी विशेषता सोपान क्रम हो गया। तीसरी विशेषता है भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, यानी जातियों के बीच में भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध है। जातियों के बीच खान पान और मिलने जुलने के सख्त नियम होते हैं। कोई व्यक्ति किस जाति से हाथ का बना भोजन या पानी ग्रहण करेगा यह पूर्व निर्धारित होता है, यानी भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध जातियों की तीसरी व्यवस्था है। चौथी विशेषता है नागरिक और धार्मिक अक्षमताएं और विशेषाधिकार, यानी कुछ जातियों जो पदानुक्रम में ऊंची जातियां होती हैं उन्हें नागरिक और धार्मिक रूप से विशेषाधिकार दिया जाता है और पदानुक्रम में जो निचली जातियां होती हैं इन पर नागरिक और धार्मिक रूप से कई प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ये आपकी चौथी विशेषता है। अब अगला विशेषता देख लेते हैं। पांचवा विशेषता व्यवसाय के अनियंत्रित चयन का अभाव, यानी व्यवसाय का चयन स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। जाति व्यवस्था में व्यवसाय जो होते हैं वो वंशानुगत होते थे। व्यक्ति अपनी पसंद का काम चुनने के बजाय अपने पूर्वजों का व्यवसाय अपनाने के लिए बाध्य होता था। अंतिम जो विशेषता छठा विशेषता है वो है अंतर विवाह। यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके अनुसार व्यक्ति को अपनी ही जाति के भीतर विवाह करना अनिवार्य होता है। अब 6 विशेषता देखने के बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि घुरिये के अनुसार ये विशेषताएं मिलकर एक ऐसी बंद व्यवस्था बनाती हैं जो भारतीय सामाजिक संरचना का आधार रही है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है समुदाय की परिभाषा दीजिए, ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय में अंतर कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि समुदाय होता क्या है, फिर ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि समाजशास्त्र में
समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और जिनमें पारस्परिक सहयोग व हम की भावना पाई जाती है। दो चीजें इसके लिए जरूरी है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और दूसरा हम की भावना। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ समुदाय दो रूपों में विभाजित हो गया, एक है ग्रामीण समुदाय और दूसरा है नगरीय समुदाय। जहां ग्रामीण समुदाय को सभ्यता का पालना कहा जाता है, वहीं नगरीय समुदाय आधुनिकता और जटिलता का केंद्र है। इन दोनों की प्रकृतियों में मौलिक अंतर पाए जाते हैं। एक एक करके उन अंतर का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहला जो अंतर है वो व्यवसाय की प्रकृति को लेकर के है। ग्रामीण समुदाय के जो लोग होते हैं वो मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और प्रकृति से सीधे जुड़े होते हैं, प्रकृति से संबंधित कार्यों पर निर्भर होते हैं। इसके विपरीत नगरीय समुदाय में लोग व्यापार, उद्योग, प्रशासन और तकनीकी सेवाओं की प्रधानता यहाँ पर होती है। अब दूसरा अंतर देख लेते हैं। दूसरा अंतर जनसंख्या के घनत्व को लेकर के है। गांव में जनसंख्या कम होती है, लोग दूर दूर बसे होते हैं जिससे वहां कम घनत्व पाया जाता है, लेकिन शहरों में सीमित स्थान होता है, सीमित स्थान पर बहुत अधिक लोग रहते हैं जिससे वहां जनसंख्या घनत्व जो है ज़्यादा पाया जाता है, भीड़ भाड़ वहां पर ज़्यादा पाया जाता है। अगला अंतर सामाजिक संबंधों का अंतर है। ग्रामीण समाज में जो संबंध होते हैं वो प्राथमिक और अनौपचारिक होते हैं, लेकिन नगरों में जो संबंध होते हैं वो द्वितीयक संबंध होते हैं और औपचारिक संबंध होते हैं जो केवल काम या स्वार्थ तक सीमित होता है। अगला अंतर देख लेते हैं, सजातीयता बनाम विजातीयता। ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन, भाषा और संस्कृति में समानता पाई जाती है जिसको सजातीयता कहते हैं, लेकिन नगरों में विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न धर्मों और विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं जिससे वहाँ विविधता यानी विजातीयता जो है अधिक होती है। अगला अंतर, पांचवा अंतर देख लेते हैं, सामाजिक गतिशीलता। ग्रामीण समुदाय अधिक स्थिर होता है और यहाँ रीति रिवाजों में बदलाव बहुत धीरे धीरे आता है। जो नगरीय समुदाय होता है वो अत्यधिक गतिशील होता है जहाँ पद, प्रतिष्ठा और जीवन शैली में तेजी से बदलाव आता है। अगला अंतर पर्यावरण को लेकर के है। ग्रामीण जीवन प्रकृति के अत्यंत निकट और प्रदूषण मुक्त होता है। इसके उलट नगरीय जीवन कृत्रिम सुख सुविधाओं से भरा होता है जहां प्रदूषण और शोर शराबा अधिक होता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि ग्रामीण और नगरीय समुदाय एक दूसरे के विपरीत होने के बावजूद आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जहां गांव शहरों को कच्चा माल और खाद्य सामग्री प्रदान करते हैं, वहीं शहर गांवों को आधुनिक तकनीकी और सेवाएं देते हैं। आज वैश्वीकरण के दौर में इन दोनों के बीच की दूरी कम हो रही है जिसे समाजशास्त्र में ग्राम नगर निरंतरता कहा जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब अगला खंड 100 देख लेते हैं। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि राधा कमल मुखर्जी के मतानुसार सामाजिक मूल्यों के अर्थ, प्रकृति और महत्व को समझाइए। यानी राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है ये बताना है। सामाजिक मूल्यों की प्रकृति कैसी होती है ये बताना है और सामाजिक मूल्यों का महत्व क्या होता है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्र के उन महान चिंतकों में से हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को दर्शन शास्त्र और पारिस्थितिकी के साथ जोड़कर देखा है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज सामाजिक मूल्यों के अध्ययन का आधार स्तंभ मानी जाती है। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्यों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सामाजिक मूल्यों का अर्थ क्या होता है। मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्य वे मानक या लक्ष्य हैं जो मनुष्य की मौलिक इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। यानी जो सामाजिक मूल्य होते हैं वो समाज के लक्ष्य होते हैं, समाज के मानक होते हैं और इस समाज के जो लक्ष्य होते हैं वो मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। उन्होंने मूल्यों को मात्र व्यक्तिगत विचार नहीं माना है बल्कि उसे सामाजिक तथ्य उनके द्वारा माना गया है। उनके शब्दों में मूल्य वे सामाजिक रूप से स्वीकृत लक्ष्य और साधन हैं जिन्हें मनुष्य समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखता है और जो समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। यानी मूल्य जो है समाज के द्वारा स्वीकार किए गए होते हैं, व्यक्ति इसको समाजीकरण के माध्यम से सीखता है और समाज में मूल्यों के माध्यम से ही व्यवस्था बनी रहती है। अब मूल्यों की प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। मूल्यों की प्रकृति का पहला बिंदु है सार्वभौमिकता। यानी मूल्य जो होते हैं सार्वभौमिक होते हैं। मूल्य केवल एक व्यक्ति के नहीं होते बल्कि पूरे समाज में फैले होते हैं। इस समाज को एकता के सूत्र में बांधते हैं।
दूसरा बिंदु है पदानुक्रम, यानी मूल्यों में भी पदानुक्रम होता है। इनके द्वारा मूल्यों को दो भागों में बांटा गया है। एक है साध्य मूल्य जिसमें सत्य, शिव और सुंदर आता है। दूसरा है साधन मूल्य जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। साध्य मूल्य हमेशा ऊंचे स्थान पर रहते हैं साधन मूल्य से। अब अगला बिंदु देख लेते हैं। अगला बिंदु है जैविक और सामाजिक समन्वय। मुखर्जी का मानना है कि मूल्यों का जन्म मनुष्य की जैविक जरूरतों और सामाजिक वातावरण के बीच तालमेल से होता है। अगला बिंदु है स्थिरता और परिवर्तनशीलता। मूल्य समाज में स्थिरता लाते हैं, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार इनमें धीरे धीरे बदलाव भी आता है। ये मूल्यों की प्रकृति हो गई। अब सामाजिक मूल्यों का महत्व क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सामाजिक मूल्यों का जो पहला महत्व है वो है सामाजिक नियंत्रण, यानी मूल्य व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, समाज में नियंत्रण बनाए रखते हैं। इससे समाज में अराजकता नहीं फैलती है, तो ये इसका पहला महत्व हो गया। दूसरा महत्व है व्यक्तित्व का विकास, यानी मूल्य हमारे व्यक्तित्व का विकास करते हैं। व्यक्ति के चरित्र और पहचान का निर्माण उन्हीं मूल्यों से होता है जिन्हें वह समाज से ग्रहण करता है। यानी जिस प्रकार का हमारा मूल्य होगा उसी प्रकार से हमारे व्यक्तित्व का विकास भी होगा। तीसरा महत्व है सामाजिक एकता। मूल्य विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं जिसे सामूहिक भावना मजबूत होती है, यानी यह सामाजिक एकता का भी आधार माना जाता है। अगला है संस्कृति का संरक्षण, यानी मूल्य ही हमारी सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगला महत्व है मानसिक शांति। जब व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के अनुरूप कार्य करता है तो उसे मानसिक संतोष और सुरक्षा का अनुभव होता है। तो ये मूल्यों के महत्व हो गए। अंत में हम लोग निष्कर्ष देखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि राधा कमल मुखर्जी ने स्पष्ट किया कि मूल्य ही वह शक्ति हैं जो पशुवत मनुष्य को सामाजिक मनुष्य बनाती हैं। उनके अनुसार यदि समाज से मूल्यों का पतन हो जाए तो सामाजिक संरचना बिखर जाएगी। उन्होंने आधुनिक समाज को चेतावनी दी थी कि केवल भौतिक प्रगति नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का संरक्षण ही मानवता को बचा सकता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत की सामाजिक संरचना में नातेदारी की भूमिका एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी भारत की सामाजिक संरचना में जो नातेदारी है इसकी क्या भूमिका है, इसका क्या महत्व है, इसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारत में नातेदारी केवल व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है बल्कि यह सामाजिक संरचना की वह धुरी है जिस पर व्यक्ति का संपूर्ण जीवन आधारित होता है। इरावती कर्वे जैसे समाजशास्त्रियों ने भारत में नातेदारी के क्षेत्रीय भेदों का विस्तार से वर्णन किया है। भारतीय सामाजिक संरचना में नातेदारी की भूमिका और महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अब एक एक करके हम लोग उन बिंदुओं का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पहला है सामाजिक स्थिति का निर्धारण। नातेदारी व्यवस्था जो है व्यक्ति की सामाजिक पहचान और स्थिति को तय करती है। व्यक्ति का जन्म किस कुल, वंश या जाति में हुआ है यह उसके नातेदारी संबंधों से तय होता है। भारत में पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक दोनों व्यवस्थाओं में वंश का नाम और उत्तराधिकार नातेदारी के नियमों से ही संचालित होता है। यानी समाज में आपकी स्थिति कैसी होगी वो नातेदारी व्यवस्था से ही तय होती है। दूसरा है विवाह का नियमन। भारतीय समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार है और इसके नियम जैसे अंतर्विवाह हो गया, बहिर्विवाह हो गया, सपिंड निषेध भी हो गया, पूर्णतः नातेदारी पर ही आधारित होते हैं। कौन किससे विवाह कर सकता है और कौन किससे विवाह नहीं करेगा इसका निर्धारण नातेदारी की सीमाएं ही करती हैं। उत्तर भारत में जहां ग्राम बहिर्विवाह प्रचलित है वहीं दक्षिण भारत में चचेरे ममेरे भाई विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। तो नातेदारी व्यवस्था के माध्यम से ही विवाह का भी नियमन किया जाता है। अगला है आर्थिक सुरक्षा और उत्तराधिकार। यह भी नातेदारी व्यवस्था के माध्यम से ही होता है। ग्रामीण और संयुक्त परिवारों में नातेदारी एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करती है। संपत्ति का हस्तांतरण और भू का स्वामित्व नातेदारी के अधिकारों के माध्यम से ही संभव होता है। संकट के समय में जैसे बीमारी है, बेरोजगारी है या मृत्यु के समय नातेदार ही सबसे पहले आर्थिक और भावनात्मक संबल प्रदान करते हैं। अगला है सामाजिकरण और नियंत्रण। यह भी नातेदारी व्यवस्था के माध्यम से ही संभव होती है। बच्चे का समाजीकरण परिवार और नातेदारों के बीच ही होता है। नातेदारी व्यवस्था व्यक्ति को यह सिखाती है कि उसे बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है और छोटों के प्रति उसके क्या उत्तरदायित्व हैं। परिहार और परिहास जैसे सामाजिक संबंध सामाजिक अनुशासन बनाए रखने में मदद करते हैं।
अगला बिंदु है धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, यानी नातेदारी व्यवस्था का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। हिंदू धर्म में अनेक जो संस्कार हैं, जैसे मुंडन संस्कार हो गया, विवाह संस्कार हो गया, श्राद्ध हो गया, नातेदारों की उपस्थिति के बिना अपूर्ण माने जाते हैं। विशेषकर पिंडदान और पूर्वजों की पूजा में नातेदारी की जो भूमिका है अत्यंत पवित्र मानी गई है। यह व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक मूल्यों को स्थानांतरित करती है। अगला है राजनीतिक भूमिका। भारत में चुनाव और स्थानीय राजनीति में जाति और नातेदारी का गहरा प्रभाव है। टिकटों का वितरण और मतदान के व्यवहार में नातेदारी के संबंधों का बहुत महत्व होता है, जो इसे एक मजबूत राजनीतिक दबाव समूह बनाता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि यद्यपि आधुनिकता, शहरीकरण और वैश्वीकरण ने नातेदारी के पारंपरिक स्वरूप को प्रभावित किया है, फिर भी भारतीय समाज में इनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। आज भी संकट के समय या उत्सवों के अवसर पर नातेदारी ही वह प्राथमिक समूह है जो व्यक्ति को सुरक्षा और पहचान प्रदान करता है। संक्षेप में, भारतीय सामाजिक ताने बाने को समझने के लिए नातेदारी व्यवस्था को समझना अनिवार्य है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।